प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आदर्शवादी विचारक बिपिन चंद्र पाल, लेक्चर नंबर 37। जैसा कि मैंने नोट भी किया है, आदर्शवादी विचारक बिपिन चंद्र पाल के राजनीतिक विचार, लेक्चर नंबर 37। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं? आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की। प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन से संबंधित ढेरों प्रश्न पूछे जाते हैं और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन एक ऐसा पेपर है जो कि स्नातक स्तर की परीक्षाओं में ही पूछा जाता है, स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, इसी के साथ में यूपीएससी एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, इसी के साथ में यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है, इसी के साथ में स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर के अंतर्गत भी आपसे आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपको आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की गहराई को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यस, ध्यान दें। आदर्शवादी विचारक बिपिन चंद्र पाल के राजनीतिक विचार। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ मैंने आपके लिए कुछ डायग्राम बनाए हैं। इन डायग्रामों के माध्यम से हम बिपिन चंद्र पाल के राजनीतिक विचारों को समझेंगे। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो बिपिन चंद्र पाल हैं वो एक उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के सदस्य हैं। इसी के साथ में इनको आदर्शवादी विचारक भी कहा जाता है। क्यों? इसका जवाब यहाँ डायग्राम के माध्यम से देंगे। मैं तो पहले आपको ये बता रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने यहाँ लिख दिया आदर्शवादी विचारक बिपिन चंद्र पाल और आप कहेंगे सर बिपिन चंद्र पाल तो एक उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के सदस्य हैं। जैसे उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के जो मुख्य सदस्य हैं वो तीन ही तो हैं, लाल बाल पाल। मैंने जो है आज बिपिन चंद्र पाल की चर्चा की है, लाला लाजपत राय की चर्चा पहले कर दी है और इस लेक्चर के बाद में हम जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की चर्चा करेंगे और अरविंद घोष मैंने समझा ही दिया है, दयानंद सरस्वती मैंने समझा दिया है। आदर्शवादी विचारधारा या उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं वो 5 ही हैं। कौन कौन है बेटा? अरविंद घोष, दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो आज हमारा जो ये लेक्चर है आदर्शवादी विचारधारा या उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा से संबंधित ये चौथा सदस्य है। 5वां जो सदस्य है या विचारक है वो होगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। वो हम जो लेक्चर अपलोड करेंगे उसकी चर्चा कल बताएंगे। ठीक है बेटा? तो चलिए हम पहले इसको पृष्ठभूमि के रूप में समझते हैं जिससे कि आपको आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को समझने में दिक्कत ही नहीं आई। मैंने जितनी महत्वपूर्ण बातें सारी नोट कर दी है, परंतु हमारा लक्ष्य है समझना, इसलिए सबसे पहले ये डायग्राम मैंने आपके लिए बनाए हैं। इसके अंतर्गत सार रूप में सारी बातें आ जाती हैं। यदि यहाँ तक की सारी बातें आप समझ जाते हैं तो ये बातें स्वतः ही समझ में आ जाएंगी। ये तो मैं इसलिए नोट करता हूँ जिससे कि मेरे प्यारे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को किसी भी रूप में नोट्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं आए। लेकिन फिर भी कुछ विद्यार्थी बार बार ये कहते हैं कि सर पीडीएफ बेटा भीड़ चाल मत चलिएगा। ये मैं आपके लिए इस रूप में सामग्री तैयार करता हूँ केवल एक राइटर से नहीं, बल्कि मैं अनेकों राइटरों का सहारा लेते हुए स्वयं के विवेक का प्रयोग करते हुए प्रतिदिन एक लेक्चर तैयार करता हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है मूल लक्ष्य। अब एक एक बात को समझना है बेटा। मूल लक्ष्य का क्या मतलब है? हम आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन कर रहे हैं और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में किसका अध्ययन कर रहे हैं? आदर्शवादी विचारकों का कर रहे हैं या उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के सदस्यों का कर रहे हैं। तो बेटा आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का जो संस्थापक है, आधुनिक भारत का जो जनक है राजा राम मोहन राय है। तो राजा राम मोहन राय से लेकर मोहनदास करमचंद गांधी जी तक जितने भी विचारक हैं उन सबका मूल लक्ष्य क्या है? उन सबका मूल लक्ष्य है स्वशासन की भावना जागृत करना, आत्मचेतना की भावना जागृत करना, आधुनिकता की भावना जागृत करना। कुल मिलाकर ये है, इन सब का जो लक्ष्य है वो यही है कि स्वाधीन भारत या स्वाधीनता की प्राप्ति, भारत की आज़ादी, स्वतंत्रता की प्राप्ति। इसी के साथ में प्राचीन भारत के गौरव का गुणगान भी इन सभी ने किया है। मतलब प्राचीन भारत की गौरव का गुणगान करना भी इन सब का लक्ष्य रहा है। इसी के साथ में आधुनिकता की भावना जगाना ये भी इनका लक्ष्य रहा है। आत्मचेतना की भावना जगाना ये भी इनका लक्ष्य रहा है। इनके अंतर्गत जो दास्ता घर कर गई थी उस दास्ता के अंतर्गत मनोबल बढ़ाना
प्राचीन भारत की संस्कृति का उदाहरण दे करके यह भी इनका लक्ष्य रहा है। अब ये लक्ष्य विपिन चंद्र पाल का भी है। ठीक, आगे बेटा दूसरा डायग्राम, विचार सृष्टि का सार तत्व है। क्या मतलब है? हालांकि पहले डायग्राम ही आप लिख सकते हैं। विचार सृष्टि का सार तत्व है, क्या मतलब है बेटा? यूरोप के अंतर्गत जो आदर्शवादी विचारक हैं, मैं कह रहा हूँ समझना है आपको, अन्यथा तो मैं सीधा ही विपिन चंद्र पाल की 2-4 बातें बता देता है, कह देता है कि हो गया, जैसा कि अक्सर लेक्चर तैयार किए जाते हैं। हम उस रूप में नहीं चलेंगे, हम तो आपको क्रमशः एक एक बात समझाएंगे। बेटा यूरोप के अंतर्गत जो आदर्शवादी विचारधारा है उसके सदस्य जैसे हीगल हैं, इमैनुअल कांट हैं, और अगर हम श्री गणेश की बात करें तो राजनीति दर्शन के जो जनक हैं प्लेटो, जिनकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक है। इन सब ने क्या कहा है, मतलब यूरोप के आदर्शवादी विचारकों ने कहा है कि विचार या चेतना, क्या विचार या चेतना ही सृष्टि का सार तत्व है। अब इस बात को आधुनिक भारत के आदर्शवादी विचारकों ने भी स्वीकार किया है कि विचार या चेतना ही सृष्टि का सार तत्व है। अब आदर्शवादी विचारकों में अरविंद घोष, दयानंद सरस्वती, लाल बाल पाल, ये 5 महत्वपूर्ण सदस्य हैं। इन 5 ने ही ये बात स्वीकार की है कि विचार या चेतना ही सृष्टि का सार तत्व है। नेक्स्ट, प्रत्येक सामाजिक संस्था विचार की अभिव्यक्ति है। यूरोप के आदर्शवादी विचारक अर्थात हीगल, इमैनुअल कांट ये कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार की सामाजिक संस्था विचार की अभिव्यक्ति है, चेतना की अभिव्यक्ति है। तो इस बात को भारत के आदर्शवादी विचारक भी स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक प्रकार की सामाजिक संस्था विचार या चेतना की अभिव्यक्ति है। जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की गई, डेफिनेटली विचार या चेतना की अभिव्यक्ति है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी, डेफिनेटली चेतना विचार की अभिव्यक्ति है। और मैं तो ये कहूँगा परिवार है, क्या है वो? विचार या चेतना की तो अभिव्यक्ति है। भाई परिवार का मुखिया जैसा होगा वैसा ही परिवार होगा, राष्ट्र का मुखिया जैसा होगा राष्ट्र वैसा ही होगा, संस्था का मुखिया जैसा होगा संस्था वैसी ही होगी। किसी भी समुदाय का जो मुखिया होगा उसके जैसे विचार होंगे, समुदाय भी वैसा ही होगा। तो इसमें सत्यता का अंश भी है। नेक्स्ट, आदर्शवादी विचारक 5। इसका मतलब ये है कि जो आदर्शवादी विचारक हैं उसके अंतर्गत मुख्यतः हम जो महत्वपूर्ण सदस्य उन 5 को ले रहे हैं। 5 में से मैंने अरविंद घोष अपलोड कर दिया है, दयानंद सरस्वती अपलोड कर दिया है, लाला लाजपत राय अपलोड कर दिया है 3, और चौथा चल रहा है आज विपिन चंद्र पाल, और इसके बाद में एक शेष बचेगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वो इसके बाद में हम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आदर्शवादी विचारकों में हम 5 को ले रहे हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता आंदोलन को मुख्यतः 3 कालों में विभाजित किया जाता है, अर्थात 1885 से इसकी शुरुआत की जाती है और 15 अगस्त 1947 जब भारत आज़ाद होता है तब तक इसको माना जाता है। तो 1885 क्यों माना? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ के द्वारा की गई। अब 1885 से लेकर के और 1905 तक का जो काल है वो उदार राष्ट्रीयता का काल है, जिसका प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा जो है वो 1906 से 19 है, 1906 से 1919 है। ये उग्र राष्ट्रीयता का काल है, जिसके प्रमुख जो नेता हैं सदस्य हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं। वैसे इसमें लाल बाल पाल, अरविंद घोष, दयानंद सरस्वती आते हैं। तो विपिन चंद्र पाल इस उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद में स्वतंत्रता आंदोलन का जो तीसरा काल है वो गांधी युग है, अर्थात इसे राष्ट्रीयता का गांधी युग कहते हैं, जो कि 1920 से 1947 तक है। तो आप जो ये दूसरा काल आता है उग्र राष्ट्रीयता का काल, ये जो आदर्शवादी विचारक हैं इनको उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के सदस्य भी कहा जाता है, और विपिन चंद्र पाल उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के अंतर्गत ही आते हैं, या उग्र राष्ट्रीयता के काल के अंतर्गत विपिन चंद्र पाल आते हैं, जो काल 1906 से 1919 तक है। और उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जो नेता हैं, लीडर हैं, वो तिलक हैं। और उदार राष्ट्रवादी विचारधारा के जो नेता हैं, जो लीडर हैं, जो प्रमुख विचारक हैं, सदस्य हैं, वो कौन हैं? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एक सूत्र नोट करेंगे, फॉर्मूला। विपिन चंद्र पाल ने अपने राजनीतिक विचार दिए। राजनीतिक विचारों के अंतर्गत इन्होंने स्वदेशी स्वराज्य और बहिष्कार की बात की है, और स्वराज्य में भी पूर्ण स्वराज्य की बात की है। इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले की तरह ये नहीं कहा कि भाई ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए हमें स्वशासन मिले, नहीं।
विपिन चंद्र पाल ने पूर्ण स्वराज्य की बात की कि हमें तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए। अब स्वदेशी की बात आती है तो बेटा जो स्वदेशी है इसका मतलब अपने देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग करना, तो अपने देश में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चितता है इसका परिणाम क्या होगा, बहिष्कार, मतलब विदेशों में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना है, विदेशों में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना है, यही बहिष्कार है। तो निश्चित रूप में स्वदेशी, स्वराज और बहिष्कार, इन तीनों संकल्पनाओं के ऊपर विपिन चंद्र पाल ने भी बल दिया है। मैं फिर कह रहा हूँ, मूल लक्ष्य विपिन चंद्र पाल का भी क्या है, यस, स्वराज्य की प्राप्ति। लेकिन स्वराज्य की प्राप्ति कैसे हो, तो इसके लिए मूल मंत्र इन्होंने स्वदेशी दिया, बहिष्कार इसका परिणाम है। वैसे स्वराज्य का जो मूल मंत्र देने वाला पहला विचारक है वो कौन है, दयानंद सरस्वती है। क्लियर, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब ये मुख्य डायग्राम है बेटा, इस डायग्राम में हमें क्या समझना है कि जो विपिन चंद्र पाल है, विपिन चंद्र पाल ने अपने राजनीतिक विचारों के अंतर्गत दो प्रकार के लक्ष्य बताए हैं। जरा ध्यान देंगे, दो प्रकार के लक्ष्य बताएं। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि विपिन चंद्र पाल एक प्राचीन विचारक या आधुनिक विचारक हैं, आधुनिक विचारक हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दो लक्ष्य बता रहे हैं, तात्कालिक लक्ष्य और व्यापक लक्ष्य। बेटा जो इनका तात्कालिक लक्ष्य है वो तात्कालिक लक्ष्य है स्वराज्य और स्वदेशी। क्या, स्वराज्य और स्वदेशी इनका तात्कालिक लक्ष्य है, और व्यापक लक्ष्य है विश्व बंधुता। मतलब ये केवल अपने देश के लिए आज़ादी नहीं चाह रहे हैं, बल्कि इसके साथ में इसका कहना है कि जैसे ही भारत को आज़ादी मिल जाती है तो फिर भारत का अगला लक्ष्य होगा विश्व बंधुता की भावना विकसित करना, पूरे विश्व के अंतर्गत एक संघ का निर्माण करना, पूरे विश्व को मानवता के रूप में देखना, मतलब केवल अपने राष्ट्र तक ही सीमित न रहें। अब इनकी व्याख्या आगे मैं एक एक करके करूँगा। यहाँ तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जो विपिन चंद्र पाल हैं, विपिन चंद्र पाल इन्होंने मुख्यतः अपने राजनीतिक विचारों में तीन प्रकार की संकल्पनाएं दी हैं, एक राष्ट्रवाद, दूसरा स्वराज स्वदेशी और तीसरा विश्व बंधुता। अब जो राष्ट्रवाद है, स्वराज और स्वदेशी है और विश्व बंधुत्व है, इन तीनों ही संकल्पनाओं को इन्होंने धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक संदर्भ में विकसित करते हुए स्वाधीनता आंदोलन को बढ़ाया है। जरा ध्यान दें, फिर बोल रहा हूँ, राष्ट्रवाद, स्वराज, स्वदेशी और विश्व बंधुता, तीन संकल्पनाएं होगी। इन तीनों संकल्पनाओं को विपिन चंद्र पाल ने धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक संदर्भ में विकसित किया है, और इनको धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक संदर्भ में विकसित करने के कारण ही इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाया है। स्वाधीनता आंदोलन मतलब भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना है, भारत को आज़ादी दिलानी है, भारत माता को दासता की बेड़ियों से निकालना है, भारत माता के पैरों में पड़ी हुई जंजीरें, बेड़ियों को तोड़ना है, काटना है। ये इनका जो है मूल लक्ष्य रहा है। ठीक है, तो ये डायग्राम आप नोट कर लेंगे, इसके अंतर्गत सारी बातें आ जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। विपिन चंद्र पाल का जो जीवन है 1858 से 1932 है, मतलब 1858 में जन्म होता है, मृत्यु 1932 में होती है। बाकी जीवनी आप स्वयं पढ़ सकते हैं, मुझे तो महत्वपूर्ण बातें समझानी वो समझाऊंगा मैं। अब बेटा जो विपिन चंद्र पाल हैं, विपिन चंद्र पाल ने राष्ट्रवाद, स्वराज्य और स्वदेशी के सिद्धांत की व्याख्या की है। नोट करना, विपिन चंद्र पाल ने राष्ट्रवाद, स्वराज और स्वदेशी के सिद्धांतों की व्याख्या की है। मतलब इनके राजनीतिक विचारों में मुख्य संकल्पनाएं यही आती हैं कि इन्होंने राष्ट्रवाद, स्वराज और स्वदेशी के सिद्धांतों की व्याख्या की है। इसके अंतर्गत हम विश्व बंधुत्व को भी ले सकते हैं कि राष्ट्रवाद, स्वराज और स्वदेशी और जो है विश्व बंधुत्व के सिद्धांतों की इन्होंने व्याख्या की है। नेक्स्ट, इनकी रचनाएं क्या क्या हैं? इनकी रचना में सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है वह है भारतीय राष्ट्रवाद की मूल चेतना, 1910 में लिखी है। सबसे प्रमुख रचना है इनकी, आपसे एग्जाम में यहीं तक पूछा जाएगा बस। तो विपिन चंद्र पाल की सबसे प्रमुख जो रचना है क्या है? भारतीय राष्ट्रवाद की मूल चेतना। मूल चेतना। विपिन चंद्र पाल के राजनीतिक विचारों को हम तीन संकल्पनाओं के माध्यम समझाएंगे, जैसा कि मैंने नोट भी कर दिया है, राष्ट्रवाद, स्वराज, स्वदेशी और विश्व बंधुत्व। सबसे पहले लेंगे हम राष्ट्र की संकल्पना। विपिन चंद्र पाल के राजनीतिक विचारों को समझना हो तो सबसे पहले राष्ट्र की संकल्पना के बारे में उन्होंने क्या कहा है समझिएगा। विपिन चंद्र पाल ने
स्पष्ट कह दिया कि व्यक्ति और राष्ट्र का संबंध यांत्रिक अनुबंध पर आधारित नहीं है। मतलब व्यक्ति का और राष्ट्र का, जरा समझें, व्यक्ति का और राष्ट्र का जो संबंध है वो यांत्रिक अनुबंध पर आधारित नहीं है, यांत्रिक समझौते पर आधारित नहीं है, यांत्रिक समझौते पर आधारित नहीं है, यांत्रिक अनुबंध पर आधारित नहीं है। तो फिर क्या है, ये व्यक्ति और राष्ट्र का जो संबंध है ये अटूट संबंध है। अटूट संबंध कैसे? ये अटूट संबंध इसलिए है जैसे जीवित प्राणी और उसके अंगों का संबंध होता है। जैसे हम जीवित प्राणी हैं तो हमारे जो अंग हैं, हाथ पैर, कान, नाक, आँख, क्या हाथ को शरीर से काटकर अलग कर दिया जाए तो हाथ का कोई महत्व है? हाथ का महत्व भी नहीं है। और जो शरीर है वो शरीर भी जो है एक प्रकार से कार्य करने में असक्षम होगा, असमर्थ होगा, क्योंकि उसका एक अंग गायब हो चुका है, नष्ट हो चुका है। तो इसलिए जैसे जीवित प्राणी का उसके अंगों से संबंध होता है कि भी अंग अगर जीवित शरीर से अलग कर दिए जाएं तो उन अंगों का कोई महत्व नहीं है, वैसे ही अगर राष्ट्र से व्यक्ति को अलग कर दिया जाए तो फिर व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इन्होंने राष्ट्र के आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जरा ध्यान दें, राष्ट्र के आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, राष्ट्र के आंगिक सिद्धांत का, या सावयव भी कह सकते हैं इसको, राष्ट्र के सावयव या आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बिपिन चंद्र पाल ने। राष्ट्र के आंगिक सिद्धांत का क्या मतलब है? आंगिक सिद्धांत का मतलब यही है कि वास्तविक रूप में इसके अंतर्गत जैसे शरीर के जो अंग हैं वो अंग वास्तव में देखा जाए जीवित प्राणी से इस शरीर से जुड़े हुए हैं। अगर इन अंगों को अलग कर दिया जाए तो अंगों का कोई महत्व नहीं होता है। वैसे ही वास्तव में देखा जाए तो व्यक्ति और राष्ट्र का संबंध होता है। व्यक्ति वास्तव में देखा जाए तो राष्ट्र रूपी शरीर के अंग हैं, राष्ट्र रूपी शरीर के अंग हैं, और राष्ट्र रूपी शरीर के अंग हैं तो फिर शरीर के अंगों को राष्ट्र रूपी शरीर से अलग नहीं किया जा सकता। इसी को राष्ट्र के जो है आंगिक या सावयव सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला कहा जाता है। राष्ट्र व्यक्ति के आत्मा का विराट रूप है। विपिन चंद्र पाल कह रहे हैं कि जो राष्ट्र है वो व्यक्ति की आत्मा का विराट रूप है। जरा ध्यान दें, व्यक्ति की आत्मा का विराट रूप है राष्ट्र। ये बात वही आ रही है एक तरह से जैसे प्लेटो ने कहा है कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है। जरा तुलना कीजिएगा, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में स्पष्ट रूप में कहा है कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है। मैंने प्लेटो का लेक्चर अपलोड कर दिया है प्लेलिस्ट में, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में देख सकते हैं। क्या कहा है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। अभी यहाँ बिपिन चंद्र पाल क्या कह रहे हैं कि राष्ट्र व्यक्ति की आत्मा का विराट रूप है। अब राष्ट्र व्यक्ति की आत्मा का विराट रूप है, प्लेटो भी यही तो कह रहे हैं। आत्मा के 3 तत्व बताते हूँ, विवेक, साहस और तृष्णा। प्लेटो भी अपनी रिपब्लिक में न्याय सिद्धांत देते तो यही तो बात बताते हैं। तो यहाँ मैं ये कहूँगा कि जो विपिन चंद्र पाल अपने विचार दे रहे, मुझे नहीं मालूम प्लेटो की रिपब्लिक पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, लेकिन बात वो ही कह रहे हैं एक तरह से। तो राष्ट्र व्यक्ति की आत्मा का विराट रूप है। क्या? व्यक्ति की आत्मा का विराट रूप है। अब व्यक्ति की आत्मा का ही विराट रूप है तो व्यक्ति जो है, मतलब व्यक्ति की आत्मा का विराट रूप राष्ट्र है, तो फिर राष्ट्र से व्यक्ति अलग कैसे हो सकता है? कैसे? जैसे कह रहे हैं कि प्राणी नष्ट हो जाते हैं तो अंग भी नष्ट हो जाता है। अर्थात मान लीजिएगा, यहाँ विपिन चंद्र पाल कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, प्राणी नष्ट हो जाता है, तो उसके अंग उसके साथ नष्ट हो जाते हैं। निश्चित है, ये तो है नहीं कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अंग बच जाते हैं, सब कुछ नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अतः राष्ट्र की रक्षा के लिए, रक्षा मतलब स्वाधीनता, स्वतंत्रता, रक्षा के लिए सर्वस्व समर्पित कर दें। मतलब विपिन चंद्र पाल का कहना है कि जैसे प्राणी नष्ट हो जाने पर उसके अंग नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही राष्ट्र के नष्ट होने पर व्यक्ति भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए राष्ट्र की रक्षा के लिए, मतलब राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व समर्पित कर दें। क्योंकि इन्होंने भारत को
भारत माता की संज्ञा दी। उन्होंने कहा है कि भारत माता की रक्षा के लिए सर्वस्व समर्पित कर दें, अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार रहें। क्यों? क्योंकि अगर राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं तो व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है। जैसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंग सुरक्षित नहीं रह सकते, उनको साथ में जलाया जाएगा, दफनाया जाएगा। वैसे ही अगर 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 राष्ट्र रक्षित नहीं है तो फिर मनुष्य भी रक्षित नहीं है, व्यक्ति भी रक्षित नहीं है, ये बात कह रहे हैं। ठीक है। दूसरा बिंदु, ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्ति का उपाय स्वराज्य और स्वदेशी। विपिन चंद्र पाल ने कहा है कि भाई अगर भारत को वास्तविक रूप में ब्रिटेन से मुक्ति ढूंढनी है, ब्रिटेन से आज़ादी चाहिए, तो इसका उपाय है स्वराज्य और स्वदेशी। स्वराज्य और स्वदेशी। स्वराज्य मतलब भारत की आज़ादी, भारत स्वयं अपना शासन करे, भले ही ब्रिटेन अच्छा शासन दे रहा हो लेकिन फिर भी स्वयं के शासन से अच्छा शासन कुछ हो ही नहीं सकता। जैसा कि दयानंद सरस्वती ने पहले कह दी थी ये बात तो, कि स्वयं का जो सरकार है, स्वयं का जो शासन है, भले ही कुशासन है, फिर भी विदेशी शासन से भले ही हो अच्छा शासन है, फिर भी स्वयं का शासन अच्छा है। तो यहाँ पर ये बात कहना चाह रहे हैं ये। अब ज़रा ध्यान देंगे, आध्यात्मिक रूपक का सहारा लिया इन्होंने, मतलब स्वराज्य और स्वदेशी जो है ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्ति का उपाय है, तो इसको समझाने के लिए आध्यात्मिक रूपक का सहारा ले रहे हैं। आध्यात्मिक रूपक का मतलब एक मैं कहूँगा कि सादृश्य पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में सादृश्य पद्धति का प्रयोग किया है। आध्यात्मिक रूपक का सहारा लेते कह रहे हैं कि भाई आत्मा का देह परमात्मा का साक्षात्कार है। ज़रा समझना, विपिन चंद्र पाल कह रहे हैं कि भाई मनुष्य जो है, मनुष्य की जो आत्मा है, उस आत्मा का जो देह है, आत्मा का जो लक्ष्य है, वो परमात्मा का साक्षात्कार है, ईश्वर का साक्षात्कार है, ईश्वर की प्राप्ति है, ये आत्मा का लक्ष्य है। परंतु होता क्या है कि बीच में माया बाधा बनी हुई है। विपिन चंद्र पाल आध्यात्मिक रूपक को समझाते हुए कह रहे हैं कि जो माया है वो माया आत्मा और परमात्मा के बीच में बाधा है। समझना है आप, तभी इसकी अगली बात को समझेंगे। आत्मा और परमात्मा के बीच की जो बाधा है वो कौन है? माया है। मतलब आत्मा का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति करने में बाधा माया है। लोभ मोह अहंकार, छल कपट ईर्ष्या घृणा। तो ये माया जो है ना, ये माया आत्मा और परमात्मा के मिलन में क्या है बेटा? बाधा है। अब होना क्या चाहिए कि भाई इस माया रूपी बाधा को हटाया जाए। तो माया रूपी बाधा को कैसे हटाया जाएगा? व्यक्ति जब वैराग्य धारण कर लेगा, व्यक्ति जब विरक्त मार्ग को अपना लेगा, सब कुछ त्याग देगा, तो यही तो इसका जो है समाधान है। तो इसी बात को ये राष्ट्र के ऊपर लागू कर रहे हैं। कैसे? व्यक्ति आत्मा, राष्ट्र या भारत माता परमात्मा है। अब इस बात को ये भारत के ऊपर लागू कर रहे हैं कि जो व्यक्ति है वो तो आत्मा है। व्यक्ति तो क्या हो गया? जैसे मैं स्वयं हो गया, व्यक्ति आत्मा हो गया, और राष्ट्र या भारत माता परमात्मा हो गया। मतलब व्यक्ति तो क्या हो गया? आत्मा हो गया। मनुष्य क्या हो गया? आत्मा हो गया। परमात्मा क्या हो गया यहाँ पर? भारत माता, भारत राष्ट्र। अब भारत माता परमात्मा है और आत्मा व्यक्ति है। अब आत्मा व्यक्ति है और परमात्मा भारत माता है, तो इनके बीच में माया है। और माया कौन है? ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश सरकार। अब इस माया रूपी जो बाधा है, इस माया रूपी बाधा को हटाना है। अब माया रूपी बाधा को वैराग्य से हटाया जाएगा, और वैराग्य क्या है? स्वदेशी बहिष्कार। स्वदेशी बहिष्कार, अपने देश में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करो और ब्रिटेन में बनी वस्तुओं का बहिष्कार करो। ऐसी स्थिति में जो है ब्रिटिश अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी और वो भारत छोड़ करके चले जाएंगे। तो ये बाधा की बात आ रही है कि भाई माया जो है ना, यहाँ ये माया कौन है? ब्रिटिश सरकार है। ठीक है, जैसे मैंने नोट भी किया है, व्यक्ति आत्मा, राष्ट्र या भारत माता परमात्मा। ठीक है, आत्मा व्यक्ति, परमात्मा भारत माता। और ब्रिटिश उपनिवेशवाद, ज़रा ध्यान दें, और ब्रिटिश उपनिवेशवाद माया है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद क्या है? माया है। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद माया है, तो इस ब्रिटिश उपनिवेशवाद रूपी माया को वैराग्य के माध्यम से हटाना है। जैसे आत्मा और परमात्मा के मिलन में
माया बाधा है, तो जब तक माया को नहीं हटाया जाएगा आत्मा और परमात्मा में मिलन नहीं होगा। वैसे ही व्यक्ति जो कि आत्मा है, व्यक्ति और राष्ट्र का मिलन तब तक नहीं होगा जब तक ब्रिटिश उपनिवेशवाद रूपी माया को नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश उपनिवेशवाद एक बाधा है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद एक माया है, माया रूपी बाधा है जो कि व्यक्ति को भारत माता से, भारत राष्ट्र से मिलने में महत्वपूर्ण रूप में बाधक है। तो इस माया को हटाना है। अब इस माया को कैसे हटाना है? माया को वैराग्य से जीत सकते हैं। जैसे आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहती है, लक्ष्य है, लेकिन बीच में माया है, तो माया से कैसे बचेंगे? जबकि मनुष्य वैराग्य धारण कर लेगा। अब वैराग्य धारण कर लेगा, विरक्ति का मार्ग अपना लेगा, तो निश्चित रूप में जो है परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से राष्ट्र के ऊपर लागू करेंगे, भारत के ऊपर लागू करेंगे। ठीक इसी प्रकार से भारत राष्ट्र का जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को परमात्मा से मिलने के लिए, मतलब भारत माता से मिलने के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद रूपी माया को हटाना है। और इस माया को हटाने का तरीका वैराग्य है, और वैराग्य का जो तरीका है वो है स्वदेशी, स्वदेशी अपने देश में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करना। और तब ऐसा करेंगे हम, तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाएगी और बाहर छोड़ करके चले जाएंगे। ये है इसका मतलब। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, वैराग्य से जीत सकते हैं और राजनीति उपयुक्त साधन है। अब जो ये वैराग्य है कि माया को वैराग्य से जीत सकते हैं, चूँकि ब्रिटिश उपनिवेशवाद माया है, विपिन चंद्र पाल कह रहे हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद माया है। अब इस माया को जीते कैसे? तो जीतने का तरीका क्या है? राजनीति इसका उपयुक्त साधन, राजनीति इसका उपयुक्त साधन है कि भाई ब्रिटिश उपनिवेशवाद रूपी माया से हम जीते। तो इसके लिए साधन क्या है? राजनीति है। और इन्होंने राजनीति की तुलना शतरंज के खेल से की है। जैसे शतरंज रूपी खेल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की चालें होती हैं, उसी प्रकार से ब्रिटिश उपनिवेशवाद विभिन्न प्रकार की चालें चलते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंतर्गत जो नौकरशाही विभिन्न प्रकार की चालें चलते हैं, तो उनकी चालों को चलते हुए उसी रूप में उसका जवाब देना है, उसी रूप में उसका जवाब देंगे। तो यही क्या है? वास्तविक रूप में एक प्रकार से शतरंज की चाल है। जैसे आत्मबल बढ़ाने का उपाय स्वराज्य, अर्थात विपिन चंद्र पाल कह रहे हैं कि भाई वास्तव में देखा जाए तो राजनीति इसके लिए उपयुक्त साधन है कि भाई वैराग्य की प्राप्ति हो, क्योंकि ब्रिटिश उपनिवेशवाद माया है और माया से बचना जरूरी है, माया को जीतना जरूरी है। तो इसके लिए इन्होंने भारतीय जनता को आत्मबल बढ़ाने का उपाय बताया, और आत्मबल बढ़ाने का उपाय इन्होंने बताया स्वराज्य, कि जब तक स्वराज्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम इस माया से जीत नहीं सकते, जीत ही नहीं सकते। और इन्होंने कहा है कि आत्मा स्वाभाविक रूप में स्वतंत्र होती है। जब आत्मा स्वाभाविक रूप में स्वतंत्र होती है तो भारत राष्ट्र पराधीन हो गया। तो क्यों? इसका कारण ये है कि हम इस माया को जीत नहीं पा रहे हैं, ब्रिटिश उपनिवेशवाद को। और इस माया को जीतने के लिए ज़रूरी है कि हम राजनीति का इस्तेमाल करें। राजनीति का जो उपयुक्त साधन है वो वास्तविक रूप में स्वराज्य है। अगला, माता की आराधना स्वराज्य का मूल मंत्र है। विपिन चंद्र पाल ने कहा कि भारत माता की, भारत राष्ट्र की आराधना स्वराज्य का मूल मंत्र है। मतलब भारत माता की यदि आराधना व्यक्ति करता है तो इस आराधना का मूल मंत्र स्वराज्य ही है। भाई व्यक्ति आत्मा हो गया, राष्ट्र भारत राष्ट्र परमात्मा हो गया। अब व्यक्ति भारत राष्ट्र से मतलब परमात्मा से मिलना चाह रहा है, बीच में बाधा ब्रिटिश उपनिवेशवाद है। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद रूपी बाधा या ब्रिटिश उपनिवेशवाद रूपी माया को हटाना है, जीतना है। तो इसका मूल मंत्र क्या है? स्वराज्य है। स्वराज्य को प्राप्त करें, स्वतंत्रता को प्राप्त करें, आज़ादी को प्राप्त करें। नेक्स्ट, भारत माता से सीधा संवाद। विपिन चंद्र पाल ने कहा कि वास्तविक रूप में जब तक व्यक्ति, आत्मा रूपी व्यक्ति भारत माता से सीधा संवाद नहीं करेगा तब तक आज़ादी नहीं मिल सकती। तो भारत माता से सीधा संवाद करिए, और जिसका साधन है स्वदेशी। मतलब भारत माता से संवाद का साधन क्या है? स्वदेशी। बार बार बोल रहा हूँ, स्वदेशी, स्वदेशी, अपने देश में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल। स्वदेशी इसका साधन स्वदेशी बताया, और स्वदेशी के 3 पक्ष बताए इन्होंने। स्वदेशी के 3 पक्ष हैं। नंबर 1 बहिष्कार, दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा, तीसरा निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध। जो स्वदेशी के 3 पक्ष बताए हैं, पहला है बहिष्कार। जो बहिष्कार है वास्तविक रूप में देखा जाए
तो ये जो बहिष्कार है ये इसका आर्थिक पक्ष है, क्योंकि विदेश में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आर्थिक दृष्टि से ब्रिटेन कमज़ोर होगा, तो इसका आर्थिक पक्ष हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा ये इसका शैक्षणिक पक्ष है। क्या शैक्षणिक पक्ष है या शैक्षिक पक्ष है? ठीक है, शैक्षिक पक्ष हो गया राष्ट्रीय शिक्षा। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो तीसरा होगा निष्क्रिय प्रतिरोध है, ये इसका राजनीतिक पक्ष होगा। क्या होगा इसका? राजनीतिक पक्ष होगा। तो ये 3 पक्ष बताए इन्होंने विपिन चंद्र पाल ने, तो आप नोट कर सकते हैं। मतलब है भारत माता से सीधा संवाद करे ये व्यक्ति, भाई यहाँ व्यक्ति और भारत राष्ट्र, जैसे कि साधारण व्यक्ति के स्तर पर लेंगे तो आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है, वैसे ही व्यक्ति भारत माता भारत राष्ट्र से मिलना चाहता है। अब मिले परंतु बाधा ब्रिटिश उपनिवेशवाद है, ये माया है। अब इस माया से मुक्ति कैसे मिली? इस माया से मुक्ति तभी मिलेगी जब भारत माता से सीधा संवाद हो, जिसका साधन स्वदेशी है। स्वदेशी के 3 पक्ष हैं, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, निष्क्रिय प्रतिरोध। बहिष्कार आर्थिक पक्ष है, राष्ट्रीय शिक्षा शैक्षिक पक्ष है और निष्क्रिय प्रतिरोध राजनीतिक पक्ष है। ठीक है। तीसरा है विश्व बंधुत्व की संकल्पना। विश्व बंधुत्व की संकल्पना विपिन चंद्र पाल केवल व्यक्ति और भारत माता, मतलब व्यक्ति आत्मा, भारत माता परमात्मा है। अब व्यक्ति भारत माता परमात्मा से मिलना चाह रहा है, लेकिन ब्रिटिश उपनिवेशवाद माया है। अब ये केवल राष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्र को स्वतंत्रता मिलने के बाद में इस बात को और आगे बढ़ाते हैं कि पूरी दुनिया जो है मिलजुल करके भाई बंधुता से रहे। ये इसको और आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने लिखा है विश्व बंधुत्व की संकल्पना, मतलब पूरा विश्व, पूरे विश्व के सभी राष्ट्र भाईचारे की भावना से रहे। इनका कहना है कि जैसे आत्मा परमात्मा, बीच में माया ब्रिटिश उपनिवेशवाद। अब जो ये शरीर है, शरीर के जो अंग हैं वो अंग शरीर के साथ हैं, शरीर नष्ट होगा तो अंग भी नष्ट हो जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, ठीक इसी प्रकार से जैसे व्यक्ति है भारत राष्ट्र से अलग नहीं हो सकते हैं, भारत राष्ट्र के, भारत माता के अंग व्यक्ति हैं। ठीक इसी प्रकार से संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण विश्व रूपी शरीर के, संपूर्ण विश्व रूपी शरीर के जो ये विभिन्न राष्ट्र हैं वो अंग हैं, वो उसके अंग हैं। तो इस बात को इन्होंने, मतलब यहाँ राष्ट्र के आंगिक सिद्धांत को इन्होंने विश्व स्तर तक पहुँचाया है। देखिएगा, विश्व बंधुत्व की जो संकल्पना है वो विपिन चंद्र पाल का व्यापक लक्ष्य है। जैसे मैंने यहाँ बता भी दिया, व्यापक लक्ष्य है। तात्कालिक लक्ष्य तो है इनका स्वराज स्वदेशी, लेकिन व्यापक लक्ष्य विश्व बंधुत्व है। मतलब स्वराज्य की प्राप्ति होने के बाद में इनका अगला कदम होगा विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना। विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना, ये स्वयं कह रहे हैं कि भाई विश्व रूपी शरीर के जो अंग हैं वो विभिन्न राष्ट्र हैं, तो विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना चाह रहे हैं। इसलिए इनका ये व्यापक लक्ष्य, तात्कालिक लक्ष्य तो भारत की स्वतंत्रता है, व्यापक लक्ष्य विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना है। जैसे व्यक्ति राष्ट्र रूपी देह का एक अंग है। अब समझो, विपिन चंद्र पाल कह रहे हैं कि जैसे व्यक्ति राष्ट्र रूपी देह का, जैसे व्यक्ति राष्ट्र रूपी देह का, भारत माता का, भारत राष्ट्र का, व्यक्ति राष्ट्र रूपी देह का मतलब शरीर का एक अंग है, वैसे राष्ट्र भी संपूर्ण मानव जाति रूपी देह का एक अंग है। मतलब जो राष्ट्र है वो भी संपूर्ण, राष्ट्र भी संपूर्ण मानव जाति रूपी देह का एक अंग है। जरा समझें, यहाँ ये विश्व बंधुत्व की भावना विकसित कर रहे हैं यहाँ कि भी जैसे व्यक्ति राष्ट्र रूपी शरीर का, देह का अंग है, व्यक्ति राष्ट्र का अंग है, भारत राष्ट्र का अंग है, वैसे राष्ट्र भी, दुनिया के सभी राष्ट्र, वैसे राष्ट्र भी संपूर्ण मानव जाति रूपी देह का एक अंग है। ये केवल मतलब यहाँ राष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि वास्तविक रूप में विश्व बंधुत्व की भावना विकसित कर रहे हैं यहाँ। विपिन चंद्र पाल एक साम्राज्यिक संघ बनाने का सुझाव दिया है इन्होंने। क्या? साम्राज्यिक संघ बनाने का सुझाव दिया है, जिसके अंतर्गत ब्रिटेन और ब्रिटेन के उपनिवेश सम्मिलित होंगे और ये संघ बनने के बाद में ये सभी आपस में प्रेम से रहेंगे। एक संघ बनाने का प्रयास किया है, परंतु
परंतु यूरोप के लोग विश्ववाद का दम भरते हैं, विश्ववाद की बात करते हैं। परंतु जो यूरोप के लोग विश्ववाद की बात करते हैं, ये विश्ववाद वास्तव में देखा जाए तो केवल श्वेत जातियों के लिए है, श्वेत जातियों के लिए है। ये मानव गरिमा के प्रति आस्था की बात नहीं करते हैं। मतलब यूरोप के लोग जो विश्ववाद की बात करते हैं, विश्ववाद का दम भरते हैं, वो वास्तव में केवल श्वेत जातियों के लोगों की बात करते हैं, मानव गरिमा के प्रति इनकी आस्था नहीं है। जबकि विपिन चंद्र पाल ने जो साम्राज्यिक संघ के बनाने की बात की है, साम्राज्यिक संघ बनाने का जो सुझाव दिया है, इसमें मानव गरिमा के प्रति आस्था रखी गई है। और डेफिनेटली मानव गरिमा की आस्था होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मानव मानव होने के नाते सम्मान के योग्य है। मानव को किसी सांसारिक साधन से नहीं तोला जा सकता। मानव मानव होने के नाते सम्मान के योग्य है, उसे किसी सांसारिक साधन से नहीं तोला जा सकता है। ये नोट करना है आपको। मानव मानव होने के नाते सम्मान के योग्य है, उसे किसी भी सांसारिक साधन से नहीं तोला जा सकता। जाति, भाषा, धर्म, संपत्ति, लिंग, किसी भी साधन से नहीं तोला जा सकता। मनुष्य मनुष्य है, गरिमा से संपन्न है वो। फिर से लिखें, मनुष्य मनुष्य होने के नाते ही गरिमा से संपन्न है, उसे किसी सांसारिक साधन से नहीं तोला जा सकता, नहीं तोला जा सकता। इसको नोट करना है। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को ये सेंटेंस रट लेना है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं बेटा। जहाँ यूरोप का क्रूर लोकतंत्र, यूरोप का, विपिन चंद्र पाल कह रहे हैं कि जहाँ यूरोप का क्रूर लोकतंत्र मनुष्य को भौतिकवाद की ओर प्रेरित करता है, मनुष्य को भौतिकवादी बनाता है, मनुष्य को भोगी बनाता है, मनुष्य को पेटू बनाता है, वहाँ ही भारतीय स्वराज्य प्रत्येक व्यक्ति के दिव्य उद्गम, दिव्य प्रकृति और दिव्य नियति के आधार पर समानता की स्थापना की बात करता है। अब जरा तुलना कीजिएगा तो इनमें श्रेष्ठ कौन? भारत। नेक्स्ट, जहाँ पश्चिम में इच्छाओं की अधिकतम संतुष्टि पर बल दिया जाता है, विपिन चंद्र पाल कह रहे हैं कि पश्चिम में मनुष्य की इच्छाओं की अधिकतम संतुष्टि पर बल दिया जाता है। नोट करें, पश्चिम में मानव की इच्छाओं की अधिकतम, अति मतलब अधिकतम, या इसको अधिकतम कर लेंगे, अधिकतम संतुष्टि पर बल दिया जाता है। अब आप निश्चित रूप में देख सकते हैं, पश्चिमी मनुष्य की इच्छाओं की अधिक संतुष्टि पर बल दिया जाता है कि मनुष्य की जितनी ज़्यादा इच्छाओं की पूर्ति होगी, मनुष्य उतना ही जो है सुखी होगा। लेकिन ज़रा देखिएगा भारतीय परंपरा क्या कह रही है। विपिन चंद्र पाल कह रहे हैं कि भारतीय परंपरा संयम का मार्ग दिखाती है, भारतीय परंपरा संयम का मार्ग दिखाती है। ये कहते हैं कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं जितनी सीमित होंगी वो उतना ही सुखी होगा, उतना ही सुखी होगा। संतोष ही सबसे बड़ा धन है, संतोषी सदा सुखी, निश्चितता है। भारत में ये बात सिखाई जाती है, विपिन चंद्र पाल ने ये बात कही है। तो नोट करेंगे, भारतीय परंपरा संयम का मार्ग सिखाती है कि वे आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखिएगा। इसके बाद में जो विपिन चंद्र पाल ने भारत के लोगों का आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ाने का प्रयत्न किया है। इसको अंत में नोट करना है। विपिन चंद्र पाल ने भारत के लोगों का आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ाने का प्रयास किया है। अब जहाँ ये बात आ रही है आत्मबल, बेटा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। हमारा मनोबल इतना बढ़ जाए कि एक व्यक्ति 1000 पर भारी पड़ जाता है। मनोबल छीन है तो कुछ भी नहीं है। अब आप देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जब हम अध्ययन करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अलग से संकल्पना चलती है मनोबल, है। तो मनोबल का तो बहुत ज़्यादा रोल होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। आप बहुत ज़्यादा मतलब जो है आत्म बल से संपन्न हैं, आपका मनोबल बहुत ऊंचा है, तो आप अकेले भी हज़ारों पर भारी पड़ सकते हैं। और आपका मनोबल ही छीन हो चुका है तो निश्चित है आपको पराजय का मुँह देखना पड़ेगा। इसलिए जो विपिन चंद्र पाल हैं, इन्होंने जो महत्वपूर्ण काम किया वो क्या किया है, भारत, नोट करें यहाँ, विपिन चंद्र पाल ने भारत के लोगों का आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ाने का प्रयत्न किया है। अब इन्होंने जो ये राष्ट्र के आंगिक सिद्धांत दिया है, इसी के साथ में आध्यात्मिक रूपक का प्रयोग किया है, तो इनका मूल लक्ष्य यही है
कि ये भारत के लोगों का आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ाना चाहते हैं। और जब आत्मविश्वास बढ़ जाए, आत्मबल बढ़ जाए, क्या आत्मविश्वास बढ़ जाए, आत्मबल बढ़ जाए, आत्मविश्वास बढ़ जाए, तो फिर कोई चीज़ प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। और बिपिन चंद्र पाल ने भारत के लोगों को यही सिखाया है। इन्होंने अपने आध्यात्मिक रूपक और राष्ट्र के आंगिक सिद्धांत के माध्यम से, विश्व बंधुता की भावना के माध्यम से इन्होंने यही बातें सिखाई हैं। किसको? भारत की जनता को। क्या सिखाया है? आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मबल। आत्मसम्मान कि प्राचीन भारत की परंपरा को देखो, प्राचीन भारत के गौरव को देखो। तुम कहाँ दास बने हो? तुम दास बनने के लिए नहीं बने हो, तुम ईश्वर की संतान हो, तुम ईश्वर की संतान हो। आत्मविश्वास जगा है इनमें कि तुम किसी भी रूप में किसी से कम नहीं हो। आत्मा परमात्मा से साक्षात्कार करने के लिए प्रयास करती रहती है। वैसे ही आत्मा रूपी व्यक्ति को भारत राष्ट्र रूपी परमात्मा से मिलने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए। इसके बीच में माया है, ब्रिटिश उपनिषद। इस माया को वैराग्य के माध्यम से, मतलब स्वदेशी के माध्यम से, बहिष्कार के माध्यम से दूर करना है और उसको जीतना है। जैसे ही हम जीत जाएंगे वैसे हमें आज़ादी मिल जाएगी। ये है विपिन चंद्र पाल के राजनीतिक विचार। मैंने भरसक प्रयास किया है विपिन चंद्र पाल के जितने भी जो महत्वपूर्ण विचार हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, मैंने एक एक करके समझा दिया है। और ये जो 3 बिंदु मैंने बनाए हैं, इन 3 बिंदुओं के माध्यम से आप विपिन चंद्र पाल के सभी विचारों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मुझे विश्वास है आज आप विपिन चंद्र पाल के राजनीतिक विचारों को अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद में हम आदर्शवादी विचारक में जो अंतिम विचारक है 5वां, वो होगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।